हेलो दोस्तों, मैं विवेक कश्यप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भौतिक नॉलेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या है? मात्रकों की पद्धतियां यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इनका प्रयोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से राशियों का प्रयोग करना बताते हैं। यानी इन राशियों के बारे में बहुत ही विवरण से ये हमें बताने की कोशिश करते हैं। पद्धतियां अगर हम लोग जान लेते हैं तो हम लोग उन राशियों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि कब उनका प्रयोग किस पद्धति में करना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट, इसके बारे में समझ लेते हैं। यह हमें कैसे मिलता है? ठीक है, तो यह हमें अनेक देशों में अनेक तरीके से मिलता है। ठीक है, कि अनेक देशों में समय के अनुसार वो बदलते रहते हैं और वो अनेक तरीके से हमें क्या होते हैं, मिलते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है कि यह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है CGS, यानी इसको फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंच सिस्टम। MKS यानी मैट्रिक सिस्टम, यानी मैट्रिक सिस्टम ही। ठीक है, FPS यानी ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, यानी जो FPS है इसको ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फ्रेंच और ब्रिटिश यानी कहीं ना कहीं देशों के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, SI यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी यही एक ऐसा है कि जो इंटरनेशनल बन के आया हुआ है। यानी इंटरनेशनल का मतलब कि हर देशों में हर जगह प्रयोग होने वाला, हर देशों में हर जगह अपने तरीके से प्रयोग होने वाला। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सबके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो यह पद्धति हमें क्यों पढ़ाया जाता है, यह हम क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, तो हम इसके बारे में भी बात कर देते हैं कि यह हमें इसलिए पढ़ाया जाता है कि यह हमें बताता है कि किन राशियों का प्रयोग कितने अच्छे से करना है और कहाँ पे करना है। ठीक है, तो यह पद्धतियाँ हमें 3 राशियों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं। पहला राशि होता है हमारा लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय। जो ये 3 आपको भौतिक राशियां दिख रही हैं, इन्हीं का प्रयोग वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला ले लेते हैं CGS यानी फ्रेंच सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें हम लंबाई का मात्रक क्या लिखते हैं? इसमें हम लंबाई का मात्रक C यानी सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इसको CM से भी प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल C और M से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान हम लोग किसके बारे में समझ रहे हैं? CGS के बारे में, पहले के बारे में समझ रहे हैं कि CGS पद्धति में हम लोग इनका मात्रक क्या प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो CGS पद्धति में हम इनका प्रयोग इस तरह से करते हैं कि लंबाई का प्रयोग सेंटीमीटर में, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम में करते हैं, यानी स्मॉल g। ठीक, और समय का मात्रक हम हमेशा सेकेंड में करते हैं। क्या करते हैं? सेकेंड में करते हैं। इसलिए हमने सेकेंड क्या स्टार पॉइंट लगवाया था कि कोई भी पद्धति हो, कैसे भी जगह हो, वहाँ पे हम लोग हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? सेकेंड का ही प्रयोग करते हैं समय में, ना कि घंटे का प्रयोग करते हैं और ना ही मिनट्स का। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड मात्रक यही है समय का। ठीक है, सेकेंड। ठीक, तो अभी हमने समझा कि CGS पद्धति में इनका मात्रक क्या होता है। यानी कहीं ना कहीं पद्धति हमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताता है कि इनका प्रयोग किस मात्रक में कब करना है। ठीक है, पहला हमने समझ लिया कि CGS पद्धति होती क्या है। CGS पद्धति में हम लंबाई का मात्रक क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं MKS। ठीक है, तो MKS में देख लें, लंबाई का मात्रक मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक K है यानी किलोग्राम। फिर से समय आया यानी सेकेंड। क्या मिला आपको? सेकेंड, यानी मीटर, M, kg और MKS, यानी इनके नाम से ही आप समझ जाएंगे कि इसमें हम किनका प्रयोग कर देंगे। ठीक है, जैसे CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS
मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ठीक है, तो यानी हम लोग MKS पद्धति यानी मैट्रिक सिस्टम में लंबाई का मात्रक मीटर लिखेंगे, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम लिखेंगे, समय का मात्रक सेकेंड में लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा है EFPS यानी ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, इनके बारे में समझते हैं, ये क्या होते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो ये हमें क्या बताता है कि लंबाई का मात्रक EF यानी फुट में रखते हैं। किस में रखते हैं? फुट में। ठीक, द्रव्यमान का मात्रक P, यहाँ पे P दिया हुआ यानी क्या होगा? पौंड। पौंड में इनका प्रयोग करते हैं। S यानी समय यानी टाइम यानी सेकेंड, यानी मिला जुला के आपका फिर से क्या आ गया? सेकेंड। यानी सेकेंड कभी भी बदलने वाला नहीं है, हर पद्धति में इसका प्रयोग सेम होता है, यानी FPS यानी फुट, पाउंड, सेकेंड। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड और सेकेंड। ठीक है, तो तीन पद्धतियों के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ले ली और इनके बारे में समझ लिया गया। ठीक है, अब आता है हमारा SI यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट, यानी यह कहीं कहीं प्रयोग, यह इनका प्रयोग कहीं जगह और किसी जगह, इनका प्रयोग कहीं और किसी जगह किया जाता है। लेकिन जो SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स है, इसका फुल फॉर्म भी कह सकते हैं, यानी इसका पूरा नाम भी कह सकते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ठीक है, यह जो है इसका प्रयोग इंटरनेशनल लेवल पे यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किया जाता है, यानी हर जगह किया जा सकता है। ठीक है, तो यह सामने आया कब? सबसे पहला काम किया हमें मिला कब? तो बताया जाता है कि 1971 में माप तौल महासम्मेलन हुआ था। 1971 में माप तौल महासम्मेलन हुआ था, उसके पश्चात हमें SI मिला यानी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट मिला। ठीक है, तो इसमें हम किनका प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, इनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ लिया गया कि CGS फ्रेंच सिस्टम, MKS मैट्रिक सिस्टम, FBS ब्रिटिश सिस्टम यानी लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण राशियां हैं जो हमें पद्धतियों में पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेंगी। ठीक है, और जो मिल भी रही हैं आपके लिए। ठीक है, यानी लंबाई, द्रव्यमान और समय, यानी देखिए सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड और सेकेंड। सेकेंड नहीं बदलता। ठीक है, किसी भी पद्धति में हो वो अपना रूप नहीं बदलता। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि SI सिस्टम इंटरनेशनल डी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स क्या होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सभी मात्रकों का एक अपना ही एक अलग परिभाषा मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 9 मात्रक आते हैं, 7 मूल मात्रक, 2 पूरक मात्रक, जो कि हम लोग ने पीछे पढ़ लिया है। ठीक है, सबसे पहला मात्रक लेते हैं मीटर। क्या लेते हैं? मीटर, यानी ये किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक। किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक। ठीक है, तो हम लोग हमेशा सबके एकांक मात्रक के बारे में बात करेंगे, यानी सबका 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर क्या है? तो कहेंगे कि 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित नारंगी प्रकाश की 16,50,763.73 तरंग आती हैं। ठीक है, आप इसको नंबर से भी याद कर सकते हैं, 1650763.73, यानी 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86, शुद्ध क्रिप्टन 86 यानी ये कि प्रकाश उत्सर्जन करने वाला एक पदार्थ है। ठीक है, जिससे उत्सर्जित नारंगी प्रकाश की 16,50,763.7 तरंगे आती हैं। ठीक है, ये हो गया। तो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक आपको क्या मिलेगा? प्रकाश वर्ष। क्या मिलता है? प्रकाश वर्ष मिलता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रकाश वर्ष के बारे में बता दें कि प्रकाश वर्ष लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो कहते हैं कि प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो कि प्रकाश रिक्त स्थान में 1 साल में पूरा तय करता है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसमें प्रकाश पूरे 1 साल में दूरी तय करता है, यानी 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी ही क्या कहलाता है? 1 प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई पूरी दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं
कि प्रकाश का चाल क्या होता है। तो हम बता दें कि प्रकाश का चाल 1 सेकेंड में 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 1 सेकेंड में 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रकाश की चाल है वह 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश की चाल को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रकाश की चाल क्या है। तो हम लोग कह सकते हैं 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये 1 सेकेंड में इतनी दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो 1 साल में कितना दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले 1 साल को हम लोग को कहीं ना कहीं सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा कि 1 साल में पूरे कितने सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 1 ईयर यानी 365 डे। ठीक, तो 300 देखिए सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, 365 गुणे 1 डे कर सकते हैं। ठीक, 365 एक दिन में कितने घंटे होते हैं, डे फिर घंटा फिर मिनट फिर सेकेंड आते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। ठीक, 24 आवर्स। ठीक है, और भी बहुत ही आसान तरीका है यह समझना। 365 ठीक 24 घंटा, घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। कितना हो गया, 60 मिनट। ठीक, और आगे देख लें तो 365 गुणे 24 गुणे 60 मिनट। मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। ठीक, तो यानी आपका पूरा कितना आ गया, 1 साल में कितने सेकेंड हो गए आपके, 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 सेकेंड। आपके 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो अब हम यही बात आपके सामने रखते हैं कि जब 1 सेकेंड में यह चलता है 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर। ठीक, तो इतने सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा, इतने सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हम लोग लिख लेंगे कि 1 ईयर। ठीक, 1 सेकेंड में इतना, तो इतने सेकेंड में यानी मल्टीप्लाई, सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यानी हम लोग कर देंगे 3 गुणे 10 के घाते 8 गुणे 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60। ठीक है, मीटर। ठीक है, तो कितना आएगा, हमें मिलेगा 9.46 गुणे 10 के घाते 15। कितना मिलेगा, 9.46 गुणे 10 के घाते 15 मीटर मिलेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 10 के घाते 16। ठीक है, लगभग 10 के घाते 16 मीटर। यानी एक प्रकाश वर्ष सबसे बड़ा मात्रक है लंबाई का। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर, यानी 10 के घाते 16 मीटर आपको मिल जाएंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं एक लाइट ईयर इक्वल टू लगभग 10 के घाते 16 मीटर। तो अभी हम लोग ने समझ लिया कि नहीं एक प्रकाश वर्ष क्या होता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं दूसरा किलोग्राम। ठीक है, तो ये किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। किसका, द्रव्यमान का मूल मात्रक है। ठीक है, जो किलोग्राम है वह द्रव्यमान का मूल मात्रक है, इसको केजी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पद्धतियों के हिसाब से इसका क्या, इसके बारे में क्या है समझना। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहली बात कि 1 किलोग्राम क्या है, तो कहेंगे कि पेरिस में रखे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, ये 3 चीज़ आपको स्टार पॉइंट मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहला कि पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के विशेष टुकड़ा का द्रव्यमान। यानी 1 किलोग्राम क्या है, पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम यानी एक किसी पदार्थ का नाम है कि विशेष टुकड़ा का द्रव्यमान है। ठीक है, पहला। दूसरा कि 1 किलोग्राम क्या है, तो कहेंगे 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस पर रखे 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। 1 किलोग्राम क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। सब तीसरा पॉइंट कि कार्बन 12, इसको इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं। कार्बन 12 के
5.0188 गुणे 10 के घाते 25 परमाणुओं का द्रव्यमान है 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम क्या है उसके बारे में आपके लिए 3 चीजें कि पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम की विशेष टुकड़ा का द्रव्यमान है। दूसरा कि 1 किलोग्राम क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान है। ठीक है, तीसरा कि कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10 के घाते 25 परमाणुओं का द्रव्यमान है। ठीक है, 1 किलोग्राम। ठीक है, तो सुविधा के 1 सेकेंड क्या है, तो 1 सेकेंड समय का मात्रक है। ठीक है, समय का स्टैंडर्ड मात्रक है। समय के हर जगह जो भी मात्रक प्रयोग होते हैं वो हमेशा सेकेंड ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड की परिभाषा समझते हैं पद्धति के हिसाब से। तो इसमें बताया जाएगा कि सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 के परमाणु इतनी बार कंपन करता है, यानी कितनी बार, नंबर डिजिट आप याद कर लीजिए, 9192 631 73770, यानी इतनी बार वह कंपन करता है 1 सेकेंड में। ठीक है, तो वह समय अंतराल है। ठीक है, अब सेकेंड को हम लोग सुविधा के लिए इसको छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला मिलता है आवर्स यानी घंटा। ठीक है, 1 घंटे, फिर मिनट, फिर सेकेंड, फिर मिली सेकेंड, फिर माइक्रो सेकेंड, फिर नैनो सेकेंड, फिर पिको सेकेंड। ठीक है, तो सबको सेकेंड में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, 1 घंटे में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। ठीक, 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। सेकेंड सेकेंड ही है। ठीक है, मिली सेकेंड यानी 1 मिली सेकेंड में 10 के घाते -3, यानी इसको कह सकते हैं 1/10 के घाते 3 सेकेंड। ठीक, माइक्रो सेकेंड यानी 10 के घाते 6, यानी 1/10 के घाते 6 सेकेंड। ठीक, नैनो सेकेंड यानी 10 के घाते -9 सेकेंड, 10 के घाते -9 सेकेंड। ठीक है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10 के घाते 9 सेकेंड। ठीक है, पिको सेकेंड यानी 10 के घाते -12 सेकेंड, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/12 सेकेंड। ठीक है, सबको हमने सेकेंड में चेंज कर दिया। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 1 घंटे में कितने सेकेंड, 360, मिनट में 60, सेकेंड में सेकेंड ही हो गया। मिली सेकेंड क्या होता है, मिली सेकेंड देख लीजिए, ये क्या होता है, मिली सेकेंड। एक ही चीज आप लोग 2 बार देखेंगे, एमएस, उसके बारे में हम आपको बता दिए हैं कि मिली सेकेंड यानी 10 के घाते -3 सेकेंड, यानी 1/10 के घाते 3 सेकेंड। माइक्रो सेकेंड यानी 10 के घाते -6 सेकेंड, यानी 1/10 के घाते 6 सेकेंड। नैनो सेकेंड यानी 10 के घाते -9 सेकेंड, यानी 1/10 के घाते 9 सेकेंड। ठीक है, पिको सेकेंड यानी 10 के घाते -12 सेकेंड, यानी 1/10 के घाते 12 सेकेंड। यानी हमने आपको ये क्यों बताया, इसलिए कि 1 सेकेंड का कितना भाग हो रहा है, 1 सेकेंड का 10 के घाते 3 भाग हो रहा है, यानी 1 सेकेंड का भी 10 के घाते 3 भाग, यानी 10 के घाते 3 का मतलब इसको हम लोग ऐसे करेंगे, यानी इकाई दाई सैकड़ा हजार, यानी 1 सेकेंड का हम जब 1000 बार सेकेंड 1000 बार भाग करेंगे उसका, तब जाके हमें 1 मिली सेकेंड मिलेगा। यानी फिर 10 के घाते 6 बार भाग, 10 के घाते 9, यानी कहने का मतलब ये होता है, हमारे गुरुजनों ने भी ये बताया है कि हर एक सेकेंड का महत्व है, यानी हर एक मिली सेकेंड का महत्व है, हर एक माइक्रो सेकेंड का महत्व है, हर एक नैनो सेकेंड का महत्व है, हर एक पिको सेकेंड का महत्व। यानी मिला जुला के आपसे कहने का मतलब यही है कि आप अपने समय का सदुपयोग करें, फालतू कामों में अपने समय को व्यर्थ न करें, क्योंकि हर एक सेकेंड, हर एक नैनो सेकेंड, हर एक पिको सेकेंड का भी आपके जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं केल्विन, यानी केल्विन किसका मात्रक है, ताप का, यानी टेम्परेचर का। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि इसे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं। तो आपका मूल मात्रक ही क्या होता है, आपका केल्विन ही होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 1 केल्विन क्या होता है। तो कहेंगे कि 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिकी ताप का 1/273.16वां भाग है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिकी ताप का 1/273.16वां भाग है। इसे आप लोग
उष्मागतिकी में जब भी आप पढ़ेंगे उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, उष्मागतिकी, ठीक है। फिर पांचवा मोल, ठीक है, ये किसका मात्रक है? पदार्थ के मात्रा का, पदार्थ की मात्रा, यानी पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? वो मोल, यानी एक मोल। हम सबके शुरू में हमने बोल दिया कि सबके एकांक मात्रक के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, यानी एक मोल क्या है? तो कहेंगे एक मोल किसी पदार्थ का वह मात्रा है, एक मोल किसी पदार्थ का वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयव की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम के परमाणुओं के बराबर है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि एक मोल बराबर कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम परमाणु, यानी कह सकते हैं कि एक मोल किसी पदार्थ का वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 के 0.012 किलोग्राम के परमाणुओं के बराबर है। सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि एक मोल किसके बराबर होता है? कार्बन 12 के, ये बात ध्यान में रहना चाहिए, कार्बन 12 के 0.1012 किलोग्राम परमाणु, ठीक है। एक मोल बराबर कार्बन 12 के 0.01 किलोग्राम परमाणु, 0.012 किलोग्राम परमाणु, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि एम्पियर क्या होता है। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक एम्पियर क्या होता है? तो कहेंगे एक एम्पियर वह विद्युत धारा है, एक एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2×10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है, ठीक है। हम आपको समझा दें, 3 चीज आपको मिली कि निर्वात, अनंत और समांतर, ठीक है। तो कहा यह जा रहा है कि जब दो तारों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, 1 मीटर की दूरी का मतलब कि उनके बीच की हर जगह दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, इसलिए इसको समांतर कहा गया, ठीक है। यानी दो तारों को हम लोग रखें, ठीक है, इनकी जो लंबाई हो वो अनंत हो, क्या हो? अनंत हो, और उनके हर जगह के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? 1 मीटर, यानी इसी को समांतर कहते हैं, ठीक है। और निर्वात होना चाहिए, निर्वात का मतलब कि यहाँ पे हवा उपस्थित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि 3 चीज हमें मिला, निर्वात, अनंत और समांतर, ठीक है। जब इनमें हम विद्युत धारा, 1 एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न होता है, क्या होता है? एक विद्युत धारा उत्पन्न होता है, तो उनके प्रति 1 मीटर लंबाई पर, देखिए प्रति मीटर लंबाई पर, यानी हर एक मीटर पर 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होता है, ठीक है। जब अनंत लंबाई के दो तारों को 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर के समांतर दूरी पर रखा जाता है और उनको निर्वात में रखा जाता है, तो उसमें जब 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उनके प्रति 1 मीटर पर, हर एक मीटर पर 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा 1 एम्पियर। एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2×10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है, ठीक है, 1 एम्पियर, ठीक है। तो अब हम लोग समझ लिए। चलिए आगे देखते हैं कैंडेला। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता, जो कि 7वां है, मूल मात्रक का सबसे लास्ट कैंडेला यानी ज्योति तीव्रता, ठीक है। तो एक कैंडेला क्या है? एक कैंडेला कृष्णिका मानक स्रोत के पृष्ठ के 1/, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 60 लाख, 1/60 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की पृष्ठ के लंबवत का मतलब सीधा दिशा में ज्योति तीव्रता, यानी एक कैंडेला क्या है? एक कैंडेला कृष्णिका यानी मानक स्रोत के पृष्ठ के 1/60 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के की पृष्ठ के लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता है, ठीक है। इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए हम लोग आगे कहीं ना कहीं हमें जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम बहुत ही संक्षेप में पढ़ने की कोशिश की है कि ज्योति तीव्रता क्या है। तो आप सीधे सीधे समझ जाइए कि कैंडेला, ठीक है,
ज्योति तीव्रता के बारे में समझने के हमको कैंडेला का मात्रक मिला हुआ है, यानी कैंडेला यानी एक कैंडेला क्या होता है उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से तो यहाँ पे बता ही दिया गया। यानी एक कैंडेला कृष्णिका मानक स्रोत के पृष्ठ के 1/60 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की पृष्ठ के लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता है। ठीक है,